आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी राज्य में आदिवासी के हितैषी बनने वाले मुख्यमंत्री जब आदिवासी का अहित करेंगे तो राज्य की जनता तो सोचने पर विवश और मजबूर जरूर होगी। नौकरी तो दे नहीं पाए, रोजगार तो मुहैया नहीं करा पाए। भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्र है, वो सिर्फ राजनीति नहीं करती है। विषम परिस्थिति में हेमंत सोरेन जी से जब देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं तो वह उस बात को सार्वजनिक करते हुए कहते हैं कि मोदी जी ने अपने मन की बात की, काम की बात उन्होंने नहीं की। इससे बड़ा जग हंसाई तो इस राज्य के मुख्यमंत्री अपने तो की, साथ साथ इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता की भी जग हंसाई कर दी। राज्य सरकार अगर इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अगर राज्य की जनता की भलाई करती, उसके हितैषी बनने का काम करती, उसके आंसू पोंछने का काम करती, तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार को इतना आंकड़ा आपको बताने की जरूरत पड़ता है। नमस्कार, झारखंड टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिस तरह कोरोना काल का जो दूसरा लहर रहा, इससे आप वाकिफ हैं। झारखंड भी इसे अछूता नहीं रहा। दूसरे दौर के बाद हम सभी एक बार फिर आप लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं और जितने भी राज्य में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने भी पार्टियां हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरा लहर रहा वो आप लोगों का किस तरह चुनौतीपूर्ण रहा, आप लोगों के बीच किस तरह से पहुंचे और वहां लोगों को किस तरह से सहायता किया। इसी बीच में आज हमारे साथ प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि कोरोना के दूसरे लहर में ये लोगों के बीच कैसे रहे। सबसे पहले आपको नमस्कार, जोहार। कोरोना काल में जो दूसरा लहर था, आपकी टीम, आप लोगों के बीच किस तरह से रहे? देखिए, निश्चित रूप से ये झारखंड ही नहीं पूरी दुनिया के लिए यह बहुत ही एक विषम परिस्थिति से जूझने वाला समय रहा था और अभी भी हम उससे निजात नहीं आ पाए हैं। देखिए, निश्चित रूप से सभी लोग अपने अपने स्तर से इस चुनौती को स्वीकार करते हुए लड़ाई लड़ रहे थे। अपने जीवन की रक्षा के लिए लोग अपने प्रयास कर रहे थे, एक दूसरे को मदद कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका, अपने कर्तव्य का शुरू से ही पालन करते आई है। भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्र है, वो सिर्फ राजनीति नहीं करती है, देश प्रथम के नारा के साथ में वो काम करती है। और देश को बचाने के लिए संगठन, सरकार अपने स्तर से काम करती है, लेकिन भाजपा परिवार, भाजपा संगठन अपने हिसाब से इस कोरोना काल में जो पीड़ित लोग हैं, जो इससे जूझ रहे थे या इस पेंडेमिक में अपने जीवन को जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे, ऐसे लोगों के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को अपना एक सहयोग, छोटा सहयोग किया। और मुझे लगता है कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने काम कर रही है, लेकिन भाजपा भी आज के समय में भी वो लोगों के बीच जाकर कोरोना पीड़ित हो, कोरोना संक्रमित हो, या जो बेरोजगार लोग हैं, या जो अनाज, जिसको घर में राशन नहीं है, ऐसे लोगों को कई तरह के प्रोग्राम के माध्यम से उनके बीच भारतीय जनता पार्टी जाकर कार्यक्रम कर रही है और उनको सुविधा देने का काम कर रही है। जो इस लहर में जो देखने को मिला कि जितने भी सांसद हैं वो मुफ्त में चाहे वो खाने पीने की सुविधा हो, तो कितना लोगों को बेनिफिट हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर संगठन की बात करें, सांसद विधायक अपने स्तर से, सरकारी स्तर पर वो अपने काम कर रहे थे, अपने फंड से अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरे पास कुछ आंकड़ा है, वो आपके सामने हम रखना चाहते हैं। देखिए, जिस तरह से इस कोरोना, इस पेंडेमिक 2 यानी दूसरी जो लहर थी, उसमें अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और देश के प्रधानमंत्री जी के भावना के अनुरूप हम लोग शुरू से ही पेंडेमिक 1 में भी हम लोगों ने काम किया और पेंडेमिक 2 में, क्योंकि यह ज़्यादा थोड़ा खतरनाक था, नुकसान देने वाला था। और इस प्रदेश की अगर बात करें तो इस राज्य के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी और JP नड्डा जी के भावना के अनुरूप हम लोगों ने यहाँ पर राज्य के लोगों को हम लोग कई विभागों में कई अलग अलग तरह से हम लोगों ने उनको सुविधा दिलाने का काम किया है। मेरे पास कुछ आंकड़ा है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश 2 कॉल सेंटर बनाई थी। हाँ, 2 कॉल सेंटर बनाई थी और उसमें 21,315 लोगों को हम लोगों ने उसका समस्या को सुना और समस्या का समाधान किया। दूसरा, हम लोगों ने 1230 जो कोरोना मरीज थे, आप देखे होंगे कि अभी जब ये पेंडेमिक 2 की जो स्थिति चल रही थी, उसमें लोग बेड के लिए, अस्पताल में बेड के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे और हम लोगों ने 1230 कोरोना
पेशेंट को, संक्रमित लोगों को हम लोगों ने बेड उपलब्ध कराए, भारतीय जनता पार्टी उपलब्ध कराए। 715 लोगों को हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर, अभी के समय में आप देखे होंगे कि ऑक्सीजन के लिए भी मारामारी चल रही थी, लोग ब्लैक कर रहे थे। इस निकम्मी सरकार के छत्र छाया में, इस सरकार के नाक के नीचे लोग कैसे गैस का, ऑक्सीजन का सिलेंडर का हम लोग मतलब कालाबाजारी कर रहे थे। हम लोग इस विषम परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी परिवार 715 लोगों को निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराते हुए उसकी जान बचाने के लिए वो काम किया। 17,105 लोगों को मुफ्त डॉक्टर सलाह दिया। आप देखे होंगे कि लोग अस्पताल और क्लिनिक जा नहीं पा रहे थे। उस स्थिति में हम लोगों ने लगातार, पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे लोगों से संपर्क करते थे, अपने नंबर जारी किए हुए थे, उन लोगों से बात करके अपने जो डॉक्टर, जो बीजेपी ने जिस डॉक्टर को नियुक्त किया था कोरोना स्पेशलिस्ट के रूप में, उन लोगों से बात करके, आप देखे होंगे कि इस समय में जॉन्डिस का भी समय था, वायरल बीमारी भी था, कोरोना भी था, कई तरह की बीमारियां था। तो लोगों में एक ये ना हो जाए कि मुझे कोरोना है, डर। क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो मुझे भी अगर कहीं उस समय पे अगर तबीयत खराब होता तो मुझे भी डर लगता कहीं ना कहीं हम कोरोना संक्रमित तो नहीं हो गए हैं। तो हम लोगों ने एक अच्छी डॉक्टर की टीम हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था और 17,105 लोगों को हम लोगों ने निःशुल्क हम लोग परामर्श और उसको सहायता पहुंचाने का काम किया। हम लोगों ने 23,785 लोगों के बीच में मास्क, सैनिटाइजर गांव-गांव, सुदूर गांव तक में भी हम लोग पहुंचाने का काम किया। 5,818 कोरोना मरीजों के बीच में भोजन पहुंचाया और ये भोजन मुझे लगता है कि ये सरकार, राज्य सरकार को पहुंचाने चाहिए थी, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे परिवार को चिन्हित किया था जिसका राशन कार्ड तक नहीं था, और राशन कार्ड है तो वो सरकार की व्यवस्था के कारण उसको राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। हम लोगों ने ऐसे परिवार को चिन्हित करके हम लोग के बीच में हम लोग भोजन पहुंचाने का काम किया है। कई ऐसे महानगर में ऐसे परिवार थे, अच्छे परिवार थे, जो पूरे के पूरे परिवार संक्रमित हो गए हैं, लोग उनके पास जा नहीं पहुंच रहे, या वो कहीं राशन दुकान तक पहुंच नहीं पा रहा है। उनको भी डर था और सामने वालों को भी डर था। उनके अपने रिश्तेदारों से दूरी बना लिए थे, उनके सगे संबंधी दूरी बना लिए थे। इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी परिवार उन लोगों को भोजन बनाकर अपने परिवार के भांति उनको खिलाने का काम कर रही थी तीनों टाइम में। साथ ही 13,000 के लगभग हम लोगों ने कोरोना किट मतलब गांव-गांव तक, शहर के साथ साथ गांव-गांव तक के लोगों के बीच पहुंचाने का काम किया। अगर कुल मिला के बोला जाए तो यह आंकड़ा अभी ये एक मिनिमम आंकड़ा है, ये आंकड़ा अभी और है। ये डे बाय डे पार्टी की ओर से कार्यक्रम चल रहा है। हम लोगों ने प्लाज्मा डोनेशन के माध्यम से, क्योंकि अभी प्लाज्मा का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, भारतीय जनता पार्टी परिवार के एक कार्यकर्ता सेवा ही संगठन भाव से, क्योंकि ये जितना भी कार्यक्रम चल रहा था ये भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम सुनिश्चित किया था, सेवा ही संगठन। अगर हम सेवा करेंगे, सेवा संगठन है, तो वो सेवा के माध्यम से वो संगठन अपना काम को, अपने कर्तव्य को पूरा कर सकता है। हम लोगों ने प्लाज्मा के लिए एक कार्यकर्ता जो रक्तदान दिए, और ऐसे हजारों कार्यकर्ता ने प्लाज्मा डोनेट करके हम लोग इस कोरोना काल में हम लोगों ने इस विषम परिस्थिति को हम लोग चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए इसको हम लोग समाधान करने का छोटा सा प्रयास किया। राज्य सरकार की बात करें तो आप किस तरह से देखते हैं, चाहे वो फर्स्ट फेज हो कोरोना का या दूसरा फेज हो, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, राज्य सरकार की बात करेंगे तो अगर हम इतना आंकड़ा आपको बताएं, ये काम राज्य सरकार की थी। अगर राज्य सरकार अगर इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अगर राज्य की जनता की भलाई करती, उसके हितैषी बनने का काम करती, उसके आंसू पोंछने का काम करती, तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार को इतना आंकड़ा आपको बताने की जरूरत पड़ता। कहीं ना कहीं सरकार उस जगह तक नहीं पहुंच पा रही थी, वो अपने कामों को ठीक ढंग से नहीं कर पा रही थी। इस कारण भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती के रूप में इसको स्वीकार करते हुए लोगों के बीच जाकर उसको सुविधा देने का काम किया। और जहां राज्य सरकार की बात आप कर रहे हैं, तो राज्य सरकार, जहां तक हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, अपने देश के साथ साथ दुनिया को बचाने में संघर्ष कर रहे थे, दुनिया को बचाने में अपनी एक महती भूमिका निभा रहे थे। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के मुख्यमंत्री तो उनके साथ समन्वय बना ही रहे थे, साथ ही उन्होंने उसी समानांतर भाव से, कहीं कोई भेदभाव नहीं, दूसरे गैर भाजपा शासित राज्य सरकार में भी उन्होंने अपने महती भूमिका अदा की। इस कोरोना काल में आप देखेंगे उड़ीसा हो गया, वो चाहे आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें, वहां के मुख्यमंत्री ने उनको अपने ट्विटर के माध्यम से बधाई दिया है कि इस विषम परिस्थिति में अगर देश को कोई अगर संभाल रहा है या संभालने की क्षमता रखता है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कोरोना काल जैसे लड़ाई में मोदी जी के नेतृत्व में देश संघर्ष कर लड़ाई लड़ रहा है। उस विषम परिस्थिति में हेमंत सोरेन जी से जब देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं, तो वह उस बात को सार्वजनिक करते हुए कहते हैं कि मोदी जी ने अपने मन की बात की ही, काम की बात उन्होंने नहीं की।
इससे बड़ा जग हंसाई तो इस राज्य के मुख्यमंत्री अपने तो की ही, साथ साथ इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता की भी जग हंसाई कर दी। और आपने ट्विटर के माध्यम से देखा होगा, पूरे देश के जितने भी राज्य थे, वो चाहे भाजपा के शासित राज्य मुख्यमंत्री हो या गैर भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री हो, सभी ने उनको इस बचपना हरकत के लिए सभी ने उनको खंडन किया। और उनकी बातों को उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये देश संघर्ष कर रहा है, वो दुनिया को बचा रहे, देश को बचा रहे, और ऐसे में एक बचकाना हरकत करता है तो ये कहीं ना कहीं अपनी हंसाई कर रहे और राज्य की हंसाई कर रहे। ये ट्विटर के माध्यम से दूसरे मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है और उसके सरकार की बात है, तो कुल मिला के सिर्फ ये लोग पूरे इस कोरोना काल में सिर्फ राजनीति किए हैं। लेकिन जो राज्य सरकार के जो बयान आपने देखा होगा, जो सुविधा मिलना चाहिए था वो बोले हैं कि जो सुविधा केंद्र सरकार से मिलना चाहिए वो सुविधा हम लोगों को नहीं मिली। अच्छा, आप पेंडेमिक 1 की बात करेंगे तो ये 200-300 करोड़ की जो आंकड़ा की बात करते हैं, आप एक बार उनसे पूछिए कि जो पैसा मिला था केंद्र सरकार से, वो केंद्र सरकार उसका ऑडिट करिए। उस पैसा जो पहला बार जो आपको पहला फेज का जो पैसा था, पहला लहर का जो पैसा था, जब देश के प्रधानमंत्री ने सभी को दिल खोलकर सभी को सहयोग किया कि राज्य सरकार अपने नेतृत्व में अपने प्रयास से अपने राज्य की जनता की सेवा करे, वो पैसा कहाँ गया? उतना वेंटिलेटर्स आपको दिया गया, वो कहाँ गया? आप हम देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो पिछले बार भी कितने लोगों को मुफ्त अनाज, करोड़ों करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम किया था। और आज भी देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने आकर 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मुफ्त राशन देने का बात बोले हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक देश के गार्जियन की भूमिका वो अपना अदा कर रहे हैं। और राज्य के गार्जियन की क्या स्थिति है, इस पूरे राज्य की जनता जानती है। वेंटिलेटर बोल रहे हैं कुछ काम नहीं करता। आप वेंटिलेटर कब आया है, आप इंस्टॉल नहीं करेंगे, वो मशीनरी चीज है। वेंटिलेटर्स कब आया है, एक बार आप जरा उनसे पूछेंगे। वेंटिलेटर्स वो मशीनरी चीज है, वो उसका पुर्जा को आप डंप यार्ड में पड़ा देखेंगे, आप कितने अखबारों में छपा है, ये स्टिंग हुआ है कि कितने जगह पे सदर हॉस्पिटल और रिम्स हॉस्पिटल में वो कंडम की स्थिति में कचरे के ढेर में वो पड़ा हुआ है। तो आप उसको सम्मान नहीं देंगे, उस मशीन को उपयोग नहीं करेंगे, तो वो तो उसका पुर्जा तो खराब होगा ही। तो इसकी जिम्मेवार भी क्या केंद्र सरकार है? इसकी जिम्मेवार 100% राज्य सरकार है, क्योंकि आपको जिस समय दिया गया था उस समय उसका उपयोग करना चाहिए था। और उस समय लोग वेंटिलेटर्स के लिए मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, आप उस समय तो उसका उपयोग किए नहीं। और आज जब वो काम नहीं कर रहा है मशीन, या उसका पुर्जा काम नहीं कर रहा है, तो आप केंद्र सरकार को दोष दे रहे। ये पूरी की पूरी राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाता है। उनके गैर जिम्मेवारा जो हरकत उन्होंने किया है उनको वो प्रदर्शित करता है। रोजगार की बात करें तो आप इससे वाकिफ है। मैं केंद्र के साथ साथ मैं राज्य सरकार से क्या लगता है कि अब जो दूसरा कोरोना काल खत्म हो गया, किस तरह से रोजगार लोगों को मुहैया कराना चाहिए राज्य सरकार को? देखिए, इन्होंने आश्वासन देकर पिछले कोरोना फर्स्ट फेज में ही इन्होंने बोला था कि आप आइए, आपको राज्य में नौकरी मिलेगा, ये सबको याद है। आप देखिए, इतने लोग आए और जिस स्पीड में जितने लोग आए, इस उम्मीद के साथ कि मेरे मुख्यमंत्री हमको अपने राज्य बुला रहे हैं, हम लोग को भी बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि हम लोग के भी कितने हित कुटुंब रिश्तेदार अपने राज्य के बाहर में रोजी रोजगार के लिए भटक रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बुलाए तो ठीक, लेकिन उसके बाद आप उनको नौकरी तो दे नहीं पाए, रोजगार तो मुहैया नहीं करा पाए। और आज जैसे ही कोरोना का पहला फेज खत्म हुआ, जितने स्पीड में आप बुलाए थे, आपने आश्वासन दिया था, आपका आश्वासन चकनाचूर होकर वापस उसी स्पीड में वो लोग दोबारा दूसरे राज्य जाकर अपने कामों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आज फिर देखिएगा, फिर हजारों लाखों की संख्या में लोग ट्रेन भर भर कर वापस अपने राज्य आ रहे हैं। और आज वो संघर्ष कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री को वो अपशब्द बोल रहे हैं कि आपने मुझे बुलाया क्यों, हम अपनी नौकरी छोड़कर हम आपके पास आए, आपके आश्वासन देने के कारण हम वापस आए, और आप तो नौकरी मुहैया नहीं करा पाए, रोजगार मुहैया नहीं करा पाए। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है। अपने परिवार को लेकर उतनी दूर से चला आकर इसी उम्मीद के साथ में कि हेमंत सोरेन की सरकार हमको रोजगार या हमको नौकरी देने का काम करेगी। बीच में ये भी बात उठ रही है कि जो केंद्र सरकार से जो टैक्स मिलना चाहिए, वो चाहे वो खनिज संपदा की बात करें, वो हमें नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम कुछ चीज़ को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, वो लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। खनिज संपदा, पंकज मिश्रा जी उनका जो विधायक प्रतिनिधि लगातार अभी सुर्खी में बने हुए, जितने हेमंत सोरेन जी सुर्खी में नहीं उतना पंकज मिश्रा जी सुर्खी में है। एक बार जाकर साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा और दुमका और जितने संथाल परगना के जो जिलों में, इवन संथाल परगना ही नहीं, पूरे राज्य की जो जिलों में जो अवैध माइनिंग चल रहा है, वो अवैध माइनिंग के माध्यम से जो राजस्व जो उनके सरकार के खजाने में जाना चाहिए, वो तो अपने पॉकेट में ले रहे हैं। उस समय उनको रेवेन्यू की चिंता नहीं हो रही है।
आप डंके के चोट में आप जांच जांच कमेटी बनाइए और देखिए कि जब से ये सरकार बनी है, आप उसके बाद आप देखिए कि जिस तरह से अवैध माइनिंग में लोग वहां लगे हुए, जेएमएम के लोग लगे हुए हैं सरकार के संरक्षण में। आप पंकज मिश्रा तो बहुत बड़ा उदाहरण है। आप लगातार आप देखिए साहिबगंज में पूरे के पूरे पहाड़ के पहाड़ जंगल जमीन की बात करने वाले लोग पूरे के पूरे पूरे जंगल को खत्म कर दिए, पूरे माइंस को खत्म कर दिए, जमीन को खत्म कर दिए, और पूरा का पूरा राजस्व हेमंत सरकार के लोग, उनके जो इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं और जेएमएम कार्यकर्ता नेता उनके पॉकेट में जा रहा है, वो राज्य सरकार के खाता में नहीं जा रहे। किस रेवेन्यू की बात करते हैं? पहले वो रेवेन्यू तो पहले अपने सही सरकार के खाता में डालकर दिखा दे। ये देखिए सिर्फ ये लोग बोलने वाले लोग हैं, ये लोग सिर्फ बड़े बड़े बात बोलने वाले लोग हैं। और जहां तक आपने बोला कि रोजगार का, आपको याद होगा कि इन्होंने जेएमएम के मैनिफेस्टो में 5 लाख युवाओं को, मैनिफेस्टो के बाद में भी उन्होंने कई ऐसे मंचों से भाषण दिया था कि हम आएंगे और 6 महीना में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आप 5 रोजगार इस 2 साल 1.5 साल 2 साल के कार्यकाल में 5 लोगों का, आप 5 का नाम हमको बता दीजिए जिसको इन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार ने नौकरी देने का काम किया है। आज पूरा जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, या अन्य जो तैयारी करने वाले मेरे झारखंडी भाई बहन लोग हैं, वो लोग रो रहे हैं, इस सरकार गलती हो गया, वो लोग स्वीकार करें कि मेरे से गलती हो गया कि इससे बड़े झूठा निकम्मी सरकार को हम लोगों ने चुनने का काम किया है और हम लोगों के साथ विश्वासघात किया है। ये राज्य के लाखों युवाओं के साथ इन लोगों ने धोखा देने का काम किया है। 5 लाख रोजगार, 5 रोजगार नहीं दे पाए है। 2 साल पार हो गया है, 3 साल क्या करेंगे? 3 साल पूरे में चुनौती के साथ कह सकता हूं कि ये पूरे 5 साल के कार्यकाल में ये 5 लाख रोजगार, क्या 50 लोगों को रोजगार नहीं दे पाएगी। सरकार की नीति ये है। जेपीएससी क्या मामला उठता है? जेपीएससी तो अब देखने रद्द हो गया है, तो ये युवाओं में जो चाहे वो किसी जेपीएससी के अभ्यर्थी की बात करें या किसी भी अभ्यर्थी, वो रोज तो है कि क्या कहाँ सरकार से मिस हो रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जेपीएससी लगातार सुर्खियों में बना रहता है और कहीं ना कहीं जेपीएससी में अभी जो अभी रिजल्ट जो प्रकाशन हुआ था, आप देखिएगा अखबार में लगातार बड़े बड़े हेडिंग्स थी, चुनौतियां। लगातार हम लोग भी जेपीएससी अभ्यर्थियों के संपर्क में, जो आंदोलन करते हैं उन लोग के संपर्क में हम लोग रहते हैं। हम लोग के पास पूरा डाटा, पूरा फाइल है, पूरा फैक्ट है हम लोग के साथ में पास में कि किस तरह से फेल कर गया आदमी को अधिकारी बना दिया गया है। आखिर ये क्या है? आप एक प्रतिभाशाली छात्र को आप ड्रॉप करते हैं और एक फेल किया हुआ जो छात्र अभ्यर्थी है उसको आप अधिकारी बना देते हैं। इस राज्य के साथ धोखा है, इस राज्य की प्रतिभा के साथ में धोखा है ना। हाँ, वो कहाँ जाएगा? वो अपने राज्य में नौकरी करना चाहता, अपने राज्य में सेवा देना चाहता, अपना प्रतिभा का उपयोग अपने राज्य में करना चाहता है, करना चाहता है। आप उसके साथ धोखा दे रहे हैं, तो ये धोखेबाज वाली सरकार है। पंकज मिश्रा के जहाँ से बात उठता है, तो क्या लगता है आपराधिक मामले जिस तरह से आप लोग भी जो राज्यपाल से भी मिल रहे हैं, चाहे वो रूपा तिर्की की बात हो, कहाँ सरकार इसमें खुल के क्यों नहीं आ रही है? सरकार, क्योंकि उसको पता है ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। हाँ, वो एक कहावत आप सुने होंगे कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, है ना। तो जब सबको पता है, पूरे राज्य की जनता को पता है, राज्य की जनता को पता है, रूपा के परिजन को पता है, रूपा के हर पूरे उसके साथ पढ़े हुए लोग, उसके साथ काम करने वाले लोग, उसके ट्रेनिंग में रहने वाले लोग, जितने उसके दरोगा, उसके ग्रुप के जितने लोग, सबको पता है। आप एक एक से 1 बाय 1 पूछिए, अपने नाम नहीं जिक्र करने के बात करेंगे, लेकिन बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा मर्डर है, ये आत्महत्या नहीं है। तो जब इतना रूपा के जो कंसल्ट के उनके लोग हैं, उनके दरोगा साथी जो उनके साथ ट्रेनिंग किए हैं, लगातार उनके साथ बातें होती थी, लगातार उनके परिजनों के साथ बातें होती, जब उन लोगों को पता है कि रूपा का आत्महत्या ने, रूपा का मर्डर किया गया है और मर्डर करने वाले लोग कोई दूसरे नहीं, सरकार के दाहिने बाएं लोग, पंकज मिश्रा उनका विधायक प्रतिनिधि है, जिसको लोग साहेबगंज में नहीं, संथाल में सुपर सीएम के रूप में जानते हैं। हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्री पंकज मिश्रा है। और हम तो बहुत दुर्भाग्य है कि जिस आदिवासियत के नाम पे यह सरकार आदिवासी की वोट लेकर आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में उस मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, तो अफसोस लगता है कि उसके जिला में एक आदिवासी प्रतिभाशाली एक पुलिस अधिकारी की हत्या हो जाती है और उसमें उसी मुख्यमंत्री के दाहिने हाथ कहलाने वाले पंकज मिश्रा का नाम आता है और मुख्यमंत्री कान में तेल डालकर सोए हुए रहते हैं। ये इस राज्य के लिए, इस आदिवासी राज्य के लिए बहुत मतलब चिंतनीय और बहुत सोचनीय विषय है कि आदिवासी मुख्यमंत्री के होते हुए एक आदिवासी बहन की हत्या उसके जगह पे हो जाता है और उसी के व्यक्ति के करीबी आदमी का उसमें हाथ होता है और मुख्यमंत्री का मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, सहानुभूति के लिए भी नहीं, शोक प्रकट तक नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य के आदिवासी इस बार विचार कर रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, ये आदिवासी नहीं है, ये रंगा सियार है,
जो रंग आदिवासियत का रंग चढ़ाकर ये आदिवासी को बेवकूफ़ बनाकर ये सत्ता में आई है। और हम तो कह सकते हैं आज के डेट में राज्य के सभी आदिवासी लोग समझ गए हैं कि मुख्यमंत्री की इसमें क्या भूमिका है। आज राज्यपाल के पास रूपा के परिजन गए हैं अपने ये करने के लिए कि जो उनके पिताजी को अभियुक्त बनाया गया है। अच्छा हाँ, एक बात और बताना भूल गया था आपको कि रूपा के परिजन मुख्यमंत्री जी से इस आश्वासन में मिलने के लिए गए कि सीबीआई जांच हो, लेकिन मुख्यमंत्री उनको बहन की संज्ञा देते हैं कि रूपा मेरी बहन जैसा थी, उसको न्याय दिलाएंगे। और जब रूपा के परिजन, उसके पिताजी स्पष्ट बोले कि मुझे किसी जांच की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसआईटी जांच में आपने क्लीन चिट दे दिया है कि इसमें कोई दोषी नहीं है, आत्महत्या का विषय है ये। आपने राष्ट्रीय जनजाति आयोग को भी आपने रिपोर्ट बनाकर दे दिया कि ये आत्महत्या है। जब आप सभी की तरफ से आप आत्महत्या बोल रहे, वही आईजी, वही एसपी, वही डीसी, वही डीएसपी जब आत्महत्या बोल रहा है, तो आप न्यायिक जांच कराकर फिर तो आप उसको आत्महत्या साबित करेंगे। तो जब रूपा के पिता ने बोला कि नहीं, मुझे किसी राज्य सरकार की एजेंसी पर भरोसा नहीं है, हमको सीबीआई जांच चाहिए, तो उन्होंने इसे साफ मुकर दिया। और जब बात नहीं बनी तब उनके पिता को डराने के लिए आप गौर करेंगे कि जिस दिन रूपा के परिजन उनसे मिलने गए, उसके ठीक दूसरे दिन उनको भी अप्राथमिक, उनके पिताजी को भी, देवानंद उरांव को अप्राथमिक अभियुक्त बना दिया गया। ये सरकार, ये आदिवासी के लिए ये सरकार है। आदिवासी को बोलते हैं ना, इंजेक्शन डाल के वो खून चूसने वाली ये सरकार है। वो पिता अपने बेटी के लिए, होनहार बेटी के लिए, न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, और न्याय तो दूर, उनको भी मतलब अभियुक्त बनाकर उसको जेल भेजने की तैयारी चल रही है। यह है हेमंत सोरेन का चेहरा, और यह है हेमंत सोरेन का आदिवासी के प्रति सोच। तो राज्य की आदिवासी जनता देख रही है कि ये रूपा के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये राज्य के हर होनहार आदिवासी परिवार और हर होनहार मेरे आदिवासी नौजवान नौयुवतियों के साथ ये ऐसा कर रहा है, जो कहीं ना कहीं राज्य में सेवा देना चाहता है, राज्य में अपनी भूमिका अदा करना चाहता है। उस प्रतिभा, उस भूमिका, उस होनहार प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के साथ ये सरकार उनको धोखा, उनको शोषण और उसकी हत्या कर रही है। झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आज़ादी मतलब झारखंड अलग के बाद जो हेमंत सरकार जो जिस नाम से वोट लिए थे आदिवासियों के नाम पर, जो सुविधा मिलना चाहिए इस सरकार में, चाहे वो शुरू से लेकर जो है 2000 से बात करें, लेकिन हेमंत सरकार जिस नाम से आए हुए थे वो कितना पूरा हो पा रहा है? हम तो अगर लिस्ट आपको गिनाना स्टार्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका समय भी पार हो जाएगा। जब से बीजेपी सरकार, रघुवर दास जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार थी, आप आदिवासी के लिए देखिएगा कि कई तरह की योजनाएं चलती थी। अगर हम उसमें चुनिंदा कुछ बात करेंगे तो जेपीएससी में आपको जो जनजातीय क्षेत्रीय जो भाषा थी उसको इन्होंने हटाने का काम किया। आप आदिवासी भाषा को क्यों हटा दिए? आप आदिवासी के हितैषी बनते हैं, आप हो, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, सब भाषाओं को आप हटा दिए। उसके बाद आप जो भाजपा सरकार, राज्य की जो आदिवासी समाज के अगुआ लोग थे, पहान, पुजार, मानकी, मुंडा, जो इस तरह के मांझी, परगनेत, इस तरह के जो आदिवासी समाज के धर्मगुरु होते थे, अगुआ होते थे, उनको भाजपा सरकार, रघुवर दास जी की सरकार ने उनको मानदेय देने का काम किया था। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आदिवासी के अगुआ करने वाले, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। उनको रघुवर दास जी की सरकार ने, भाजपा सरकार ने उनको सम्मान राशि देने का काम किया था। 1000 से लेकर 3000, 3500 तक उनको सरकार बनने के बाद में उसको, उस राशि को बंद कर दिया। और आप देखिएगा कि पूरे राज्य में जिस तरह से प्रति वर्ष, पिछले वर्ष की आंकड़ा अगर हम पुलिस विभाग के वेबसाइट्स के माध्यम से बोलेंगे तो 1700 से अधिक महिलाओं का यहाँ दुष्कर्म होता है। उसमें से 800 के लगभग एक साल में आदिवासी महिलाओं का उसमें दुष्कर्म होता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा संथाल परगना में होता है, जहाँ के ये ठेकेदार बनने का कोशिश करते हैं हेमंत सोरेन जी। अब बताइए कि आप किस आदिवासी मुख्यमंत्री की बात करेंगे और किसके ऊपर विश्वास होगा? जब आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी राज्य में आदिवासी के हितैषी बनने वाले मुख्यमंत्री जब आदिवासी का अहित करेंगे तो राज्य की जनता तो सोचने पर विवश और मजबूर जरूर होगी। क्या करना चाहिए अब आदिवासियों के लिए? जिस तरह से कहीं ना कहीं रोष है कि जिस काम के लिए इस सरकार को लाए थे वो पूरा नहीं हो रहा है, तो अब सरकार को खासकर आदिवासियों के लिए क्या करना चाहिए? अब आदिवासी मान बना चुके हैं, और आदिवासी किसी के वोट बैंक नहीं है, और आदिवासी किसी के पिछलग्गू नहीं है। आप रमेशर मुर्मू, सिद्धू कान्हू के वंशज रमेशर मुर्मू का हत्या हो जाता है। जब हम लोगों ने भाजपा का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के पास जाकर लगातार हम लोग सीबीआई जांच के मांग रखे, तो वो ढुलम रवैया के साथ में उसको हाँ करेंगे करके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और आज भी उसके जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। हाँ? तो
की बात करेंगे, रूपा तिर्की, रामेश्वर मुर्मू, ऐसे कितने चाईबासा में नरसंहार, आदिवासियों का नरसंहार, लोहरदगा में, घाघरा में, गुमला का घाघरा में आदिवासी भाई बहन का दिन दहाड़े हत्या। आप कहाँ जाएंगे? अब चारों तरफ देखिए, आदिवासियों के साथ ही ये दुष्कर्म की घटना हो, चाहे हत्या हो, चाहे शोषण है, चाहे जमीन छीनने का बात हो। आप साहेबगंज में जाकर देखिए कि आदिवासी संथाल बहनों का किस तरह से पलायन हो रहा है, उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लोग उपयोग कर रहे हैं। आप संथाल को बोलते हैं कि ये मेरा गढ़ है, ये मेरा घर है, यहाँ से हमको कोई हिला नहीं सकता है। आप उस बहन की आबरू तो बचा नहीं पा रहे हैं। उस सिद्धू कान्हू के वंशज जिसका नाम को लेकर आपका ये जो राजनीतिक जो धंधा पानी, जो रोटी पानी जो चल रहा है, आपका नेतागिरी चल रहा है, उसके वंशज को आप हत्यारे को खुलेआम घूमने पर मजबूर करते हैं। आप किस आदिवासी की बात करते हैं? आपको राज्य की जनता, आपको राज्य की जो आदिवासी जिन्होंने मुख्यमंत्री का पगड़ी बांधा था, उसी तरह से आपको उस कुर्सी से भी यह राज्य की आदिवासी जनता उसको उतारने का काम करेगी। और उलगुलान और हुल की शुरुआत अब हो चुकी है, और ये हुल और उलगुलान का अंत तभी होगा जब इस जेएमएम को यहाँ के आदिवासी समाज उखाड़ कर वापस विपक्ष में बैठने लायक तक नहीं बनाएंगे। तब तक आदिवासी यहाँ संघर्ष करते रहेगा। ये थे हमारे साथ अशोक बड़ाइक जी। ऐसे हम और आगे कार्यक्रम दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।